एडोल्फ हिटलर। यह नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। कई पीढ़ियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, जिन्होंने उसके राज्य में दुनिया पर ढाए गए अनकहे अत्याचारों के बारे में सीखा है। उसकी विरासत हमेशा के लिए लाखों लोगों के खून से सनी हुई है। उसका नाम मानव इतिहास के सबसे काले अध्याय का पर्याय है। उस आदमी को समझने के लिए हमें उसके अतीत की गहराई में जाना होगा, उस टेढ़े मेढ़े रास्ते का पता लगाना होगा जिसने उसे ऑस्ट्रिया के शांत इलाकों से जर्मनी में सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। 20वीं सदी पर हिटलर का प्रभाव निर्विवाद है। उसने दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध में धकेल दिया, वैश्विक मानस पर ऐसे घाव छोड़े जो आज तक बने हुए हैं। उसकी विचारधारा राष्ट्रवाद, नस्लवाद और यहूदी विरोध का एक जहरीला मिश्रण लाखों लोगों के व्यवस्थित विनाश का कारण बना। एक ऐसा भयावह कृत्य जिसे समझना मुश्किल है। लेकिन इतनी राक्षसी महत्वाकांक्षाओं वाला आदमी इतनी शक्ति तक कैसे पहुंचा? किन ताकतों ने उसके विश्व दृष्टि को आकार दिया, उसके दिमाग को मोड़ दिया और उसे इतिहास के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया? ये वो सवाल हैं जिनका हमें सामना करना चाहिए जब हम एडोल्फ हिटलर के जीवन और विरासत का विश्लेषण करते हैं। एडोल्फ हिटलर का शुरुआती जीवन गुमनामी और एक उबलते असंतोष दोनों से भरा था। 1899 में ऑस्ट्रिया के छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में जन्मे वह 6 बच्चों में से एक थे, जिनमें से कई की बचपन में ही मृत्यु हो गई। उनके पिता एलोइस एक कठोर और सख्त रीति रिवाज वाले अधिकारी थे जो अपने घर पर पूरी सत्ता चलाते थे। युवा एडोल्फ का अपने पिता के साथ रिश्ता तनावपूर्ण था। एलोइस एक सख्त अनुशासक अपने बेटे के अधिक संवेदनशील और कलात्मक स्वभाव से टकराते थे। यह रिश्ता उनके परिवार के बार बार स्थानांतरण के साथ हिटलर में बेचैनी और असुरक्षा की भावना पैदा करता था। स्कूल में युवा हिटलर को कोई खास रुचि नहीं थी। वह कुछ विषयों में अच्छा था, इतिहास और चित्रकला के लिए शुरुआती योग्यता दिखा रहा था, लेकिन वह अक्सर अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करता था। दिन में सपने देखना और चित्र बनाना पसंद करता था। औपचारिक शिक्षा में यह अरुचि बाद में बौद्धिकता के प्रति उसके तिरस्कार और तर्क पर अंतर्ज्ञान और भावना को तरजीह देने के रूप में प्रकट हुई। जैसे ही हिटलर किशोरावस्था में प्रवेश किया, उसके कलात्मक झुकाव खिल उठे। उसने एक चित्रकार बनने का सपना देखा, कैनवास पर दुनिया की सुंदरता को कैद करने का। उसने प्रतिष्ठित वियना अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स में आवेदन किया, इस विश्वास के साथ कि उसमें सफल होने की प्रतिभा है। उसकी अस्वीकृति एक बार नहीं बल्कि 2 बार एक बड़ा झटका थी। अकादमी द्वारा उसके काम को प्रतिभा की कमी वाला बताना उसकी कलात्मक आकांक्षाओं को चकनाचूर कर गया। निराश और भटका हुआ हिटलर खुद को वियना में पाया, एक ऐसा शहर जो राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से भरा था। इसी दौरान हिटलर के राजनीतिक विचारों ने आकार लेना शुरू किया। उसने खुद को पैन जर्मन राष्ट्रवाद के भाषणों में डुबो दिया, जिसने सभी जर्मन भाषी लोगों के एकीकरण की वकालत की। उसने पर्चे पढ़े और रैलियों में भाग लिया, दक्षिणपंथी आंदोलनकारियों के जोशीले भाषणों को सुना, जिन्होंने जर्मनी के दुखों के लिए यहूदियों, मार्क्सवादियों और अन्य कथित दुश्मनों को दोषी ठहराया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का फैलना हिटलर के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ। युद्ध को खुद को साबित करने और जर्मन हितों की सेवा करने के अवसर के रूप में देखते हुए उसने जर्मन सेना के लिए स्वेच्छा से काम किया, भले ही वह एक ऑस्ट्रियाई नागरिक था। पश्चिमी मोर्चे पर उसके अनुभव, खाई युद्ध की क्रूरता और उसके साथी सैनिकों की दोस्ती ने उस पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसने बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस अर्जित किया और युद्ध से अपने भाग्य के प्रति आश्वस्त होकर उभरा। हालांकि 1918 में जर्मनी की हार ने उसे गुस्से और नाराजगी से भर दिया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि जर्मनी युद्ध हार गया है और इसके बजाय उसने छुरा घोंपने के मिथक को अपनाया, जिसमें दावा किया गया था कि जर्मनी को आंतरिक दुश्मनों, विशेष रूप से यहूदियों और वामपंथियों द्वारा धोखा दिया गया था। यह जहरीली विचारधारा उसके भविष्य के राजनीतिक मंच की आधारशिला बनेगी। भाग 5, नाजी पार्टी का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अराजकता में जर्मनी को अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 1919 में स्थापित वीमर गणराज्य को वाम और दक्षिण दोनों ओर से बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक कठिनाई के इस माहौल में हिटलर का सितारा चमकने लगा।
1919 में हिटलर म्यूनिख में एक छोटी दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गया, जिसे जर्मन वर्कर्स पार्टी के रूप में जाना जाता था। वह तेजी से आगे बढ़ा, 1921 में पार्टी का नेता बना और इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या संक्षेप में नाजी पार्टी कर दिया। हिटलर के पास एक करिश्माई, भले ही कुछ हद तक अस्थिर बोलने की शैली थी, जो जर्मन आबादी के बढ़ते हुए वर्ग के साथ प्रतिध्वनित होती थी। उसकी रैलियां, जो अक्सर बियर हॉल और अन्य श्रमिक वर्ग के स्थानों पर आयोजित की जाती थी, बड़ी और उत्साही भीड़ को आकर्षित करती थी। उसने वर्साई की संधि के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर कठोर दंड लगाए थे और जर्मनी को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने का वादा किया था। भाग 6, जर्मनी का चांसलर। 1930 के दशक की शुरुआत में नाजी पार्टी का उदय जारी रहा। वीमर गणराज्य के प्रति व्यापक असंतोष का फायदा उठाते हुए और महामंदी के कारण हुई आर्थिक बदहाली का फायदा उठाते हुए नाजियों ने संसदीय चुनावों में महत्वपूर्ण लाभ कमाया। 1932 तक वे जर्मन संसद राइखस्टाग में सबसे बड़ी पार्टी थे। जनवरी 1933 में राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर के बारे में अपनी गलतफहमी के बावजूद उसे जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। प्रथम विश्व युद्ध के नायक हिंडनबर्ग ने हिटलर की क्रूरता और महत्वाकांक्षा को कम करके आंका, यह मानते हुए कि वह नाजी नेता को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि हिटलर ने अपनी शक्ति को मजबूत करने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने राइखस्टाग भवन में आग लगने का बहाना इस्तेमाल किया, जिसके लिए नाजियों ने कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया। नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित करने और अपने राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने के लिए कुछ ही महीनों में उसने जर्मनी को एक नवोदित लोकतंत्र से एक दलीय तानाशाही में बदल दिया। भाग 7, तीसरे राइख का आतंक। हिटलर के पूर्ण नियंत्रण के साथ जर्मनी ने एक अंधेरे और भयानक युग में प्रवेश किया। नाजी शासन ने असहमति के सभी रूपों को दबाने के लिए तेजी से कदम उठाया। जर्मन जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने के लिए गुप्त पुलिस, एकाग्रता शिविरों और प्रचार आउटलेट का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया। हिटलर की विचारधारा का केंद्र यहूदी विरोध का एक विशैला रूप था। वह यहूदियों को एक परजीवी जाति के रूप में देखता था। जर्मनी की आर्थिक समस्याओं और प्रथम विश्व युद्ध में उसकी हार के लिए उन्हें दोषी ठहराता था। इसी नफरत ने होलोकॉस्ट को बढ़ावा दिया। 6 मिलियन यहूदियों और नाजी शासन द्वारा अवांछनीय समझे जाने वाले लाखों अन्य लोगों का व्यवस्थित नरसंहार प्रलय मानव पतन की गहराई का एक भयावह प्रमाण है। यहूदियों, रोमा, समलैंगिकों, राजनीतिक विरोधियों और अन्य लोगों को एक साथ पकड़कर यातना शिविरों में भेजा गया, जहां उन्हें जबरन मजदूरी, यातना और सामूहिक हत्या का शिकार बनाया गया। ऑन्शविट्स, ट्रेबलिंका और अन्य मृत्यु शिविरों की भयावहता, अनियंत्रित घृणा और असहिष्णुता के खतरों के बारे में एक कठोर चेतावनी के रूप में काम करती है। भाग 8, युद्ध में घिरी दुनिया। ग्रेटर जर्मन रीच के अपने विकृत दृष्टिकोण से प्रेरित और बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर हिटलर ने क्षेत्रीय विस्तार के रास्ते पर चल पड़ा, जिसने दुनिया को एक और विनाशकारी संघर्ष में डाल दिया। 1929 में जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह एक वैश्विक संघर्ष था, जिसमें अनुमानित 40 से 75 मिलियन लोग मारे गए। हिटलर की सेनाएं शुरू में अजेय पूरे यूरोप में फैल गईं। मित्र राष्ट्रों की संयुक्त ताकत से धीरे धीरे कमजोर होने से पहले महाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली। शुरुआती जीत के बावजूद युद्ध का ज्वार जर्मनी के खिलाफ होने लगा। 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण एक महंगी गलत गणना साबित हुई, जिससे जर्मन सेनाएं एक क्रूर युद्ध में फंस गईं और 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में प्रवेश ने मित्र राष्ट्रों के पक्ष में संतुलन को स्थायी रूप से बदल दिया। भाग 9, नफरत की विरासत। एक दुनिया को पहले ही चेतावनी दी गई थी। जैसे ही सहयोगी सेनाएं बर्लिन के करीब पहुंची, हिटलर की वास्तविकता पर पकड़ कमजोर होती दिख रही थी। अपने भूमिगत बंकर में छिपे हुए उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उन सेनाओं को भ्रामक आदेश जारी किए जो अब मौजूद नहीं थीं। 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सैनिकों के कुछ ही ब्लॉक दूर होने पर हिटलर ने आत्महत्या कर ली।
जिससे उसके आतंक का शासन समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उभरी दुनिया हमेशा के लिए हिटलर की विरासत से डरी हुई थी। होलोकॉस्ट, इतने अकल्पनीय पैमाने और क्रूरता का अपराध, ने मानवता को बुराई के लिए अपनी क्षमता की गहराई का सामना करने के लिए मजबूर किया। हिटलर का जीवन और विरासत अनियंत्रित राष्ट्रवाद, नस्लवाद और अधिनायकवाद के खतरों के बारे में एक कठोर चेतावनी के रूप में काम करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि नाज़ीवाद को जन्म देने वाली ताकतें, आर्थिक कठिनाई, सामाजिक विभाजन और राजनीतिक अस्थिरता आज भी दुनिया में मौजूद हैं।